कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। स्वागत करते हैं मेहमानों का। प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। अनंत विजय जी प्रोग्राम में आए, अनंत जी बहुत स्वागत है आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र आपका बहुत स्वागत है। अमित शाह जी का पक्का काम, सर कहाँ से निकला आज का आइडिया, मैं ये बता देता हूँ। अमित शाह जी का वर्क स्टाइल और काम जो बड़े उन्होंने किए हैं और क्या बीड़े उठाए हुए हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों? ओवैसी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, 1-2 रोज पुराना स्टेटमेंट है, और वो एसआईआर का काम चल रहा है तेलंगाना में, उसके सिलसिले में एक जगह भाषण कर रहे थे। वहां उन्होंने अमित शाह जी का नाम लेकर के एक बात कही अमित शाह जी के लिए। वो कह रहे थे कि ये 6 करोड़ लोग एसआईआर में जिनके नाम कट गए, इन सब से पूछताछ होगी। और अमित शाह ने एक कमेटी बनाई है डेमोग्राफी चेंज को लेकर के, उसकी मीटिंग ले रहे हैं। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि एसआईआर के बाद अब अमित शाह एनआरसी लेकर के दोबारा आएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा, उन्होंने हमको एक हुक दे दिया बात करने के लिए। उन्होंने कहा यह आदमी कच्चा काम नहीं करता, ऐसे ही बोला। अमित शाह कच्चा काम नहीं करता और हवाई फायर नहीं करता। अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो समझ लेना दूर का सोच के कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बात मन में है, कोई टारगेट मन में है। तो अमित शाह जी का अगला लक्ष्य क्या हो सकता है देश के लिए या पॉलिटिकली अपनी पार्टी के लिए? और अगर आप वाकई अगर ये जो एक वाक्य उन्होंने कहा कि अमित शाह कच्चे काम नहीं करते, तो अगर इसका उदाहरण आपको देखने हैं तो पिछले 12 साल में आपको न जाने कितने उदाहरण इसके मिल जाएंगे। अभी डिस्कस हम लोग करते हैं। 2014 से शुरुआत कीजिए, उत्तर प्रदेश का नतीजा 73 सीट। 2019 में भी जो बहुत अच्छा रिजल्ट था, शायद 63-64 सीट था। उसको अभी पश्चिम बंगाल का पूरी तरीके से आर्किटेक्ट अमित शाह जी को उनकी पार्टी के तौर पर आप जो हैं वो देख सकते हैं। नक्सलवाद का जिस तरीके से खात्मा हुआ, 370 हट गई देश से भाई, पूरी तरीके से उन्होंने वो मैनेज किया वो काम। राम मंदिर के बाद पूरे देश के अंदर शांति रही, एक कंकर कहीं नहीं चला। तो ये गृहमंत्री के तौर पर उनकी अचीवमेंट्स हैं, और अपनी पार्टी के मुख्य रणनीतिकार के तौर पर भी अभी 2-3 ऐसे काम हुए जो 20 साल से नहीं हो रहे थे। वो राजस्थान और हरियाणा के बीच पानी का समझौता जो कराया, अभी कल ही 4 राज्यों के बीच में नर्मदा के पानी का समझौता कराया है, मध्य प्रदेश को, वो महाराष्ट्र को, जिसमें पानी मिलने लगा। तो ये सारे ऐसे काम हैं जो लोग भूल गए थे, मान लेते हैं चलता रहता है। अभी भी बहुत 1-2 काम ऐसे हैं जो दशकों से पेंडिंग है, शायद उन्हीं के हिस्से आए उनको सुलझाने का काम। लेकिन अमित शाह जी कच्चे काम नहीं करते, ओवैसी जी का मानना है। स्टेटमेंट पक्की है, काम कच्चा नहीं होता। नहीं, उसमें और बिना सोचे समझे नहीं होता, बिना प्लानिंग के तहत नहीं होता। एक छोटे उदाहरण से सौरभ समझें कि जैसे देखा होगा आपने, कल भी देखा होगा कि दिल्ली में रीज को लेके वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था। इससे पहले भी वो करते रहे हैं देश में। तो जहाँ जब वो पेड़ जाके लगाते हैं ना सौरभ, जैसे छोटे पौधे के तौर पे या बीजारोपण जो भी उन्होंने किया, उसके 1 साल बाद 2 साल बाद भी अगर वो वहाँ गए या वहाँ से संबंधित किसी अधिकारी का बाकी ऑफिशियल काम के लिए फ़ोन आया, तो उनका पहला सवाल ये ज़रूर रहता है कि मैंने जो पौधा लगाया था, जो उसका क्या हाल है, उसकी सेहत कैसी है, उसमें पानी दिया जा रहा है कि नहीं, उसमें उर्वरक दिया जा रहा है कि नहीं। और न सिर्फ इतना पौधा लगाए, वहाँ के डायरेक्टर की पहली सूटती जिम्मेदारी पानी दिया। जैसे वो CASF का है या बाकी दूसरे लोग हैं, तो उनसे वो CRPF के हैं या कोई भी ऑफिशियल हो या कोई पॉलिटिकल क्लास के व्यक्ति हों, तो उनसे वो ये ज़रूर पूछते हैं कि उसकी सेहत कैसी है, कितना बड़ा हुआ। और न सिर्फ सौरभ इतना, बल्कि वो जो पौधा जिस चीज़ का है उसका नाम लेकर पूछते हैं। उनको ये पता होता है कि जामुन का हमने कहाँ लगाया था, बरगद का कहाँ लगा था, यहाँ किस चीज़ का लगा था, ये एग्जैक्टली पता होता है। ये मैं 1 साल 2 साल 3 साल बाद की भी बात कर रहा हूँ। 4 साल बाद अगर वो उस जगह पे गया तो अचानक बोलेंगे यार वो पौधा 4 साल पहले जो मैंने लगा था, बीच में बात हो रही, चला दिखाओ, चलो हमको बताओ कैसे है। कई बार पिक्चर मंगा लेते हैं कितना बड़ा हुआ। तो इस छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अगर इन मामलों में इतनी बारीकियों पर वो ध्यान देते हैं, तो बाकी उस तरह का काम तो कितना पक्का करते होंगे, जो कि उनके टॉप एजेंडा में। अभी के टॉप एजेंडा की अगर आप बात करें तो 2 चीज़ें सौरभ उसमें एकदम से नज़र आ रही हैं उनकी पूरी फंक्शनिंग में। पहली चीज़ तो ये कि ड्रग्स कंट्रोल, जैसे नक्सलवाद को ख़त्म करना था ना, वैसे ड्रग्स कंट्रोल पूरे देश में वो उनके एकदम से एजेंडा में है। और दूसरा जो कि सीधे इससे जुड़ जाएगा, अवैध घुसपैठ की समस्या को ख़त्म करना है। आगे ना आए वो एक हिस्सा, जो आगे है उनको बाहर करना। एज होम मिनिस्टर ये 2 अगले लक्ष्य हैं। अगले उनके 2 टारगेट जो बड़े टारगेट है वो ये दोनों ड्रग्स और घुसपैठी है, ड्रग्स और घुसपैठी है। और जो आगे हैं उनको बाहर कैसे करना है,
उसके लिए वो इस बात को लेकर भी तैयार हैं कि इसमें जितना भी हमें वक्त लगेगा मैं लगाऊंगा, लेकिन ये टारगेट मुझे चाहिए। और ये वैसा ही कमिटमेंट नज़र आ रहा है जैसे 370 को लेकर बोलते थे, जैसा कि नक्सलवाद को लेकर बोलते थे। नक्सलवाद पे सौरभ उनका ये कहना था, जब उनको कहा गया कि आप एक डेडलाइन तय कर रहे हैं, ये बैकफायर कर सकता है पॉलिटिक्स में, मान लीजिए उस समय नहीं हुआ, 6 महीना और बढ़ जाएगा, तो उनका ये कहना था कि दोनों चीज़ें नहीं चल सकती, कि देश में नक्सलवाद भी हो और गृह मंत्री अमित शाह भी रहे, दोनों में से एक को तो ख़त्म होना होगा। तो या तो गृह मंत्री के तौर पे मैं ख़त्म हो जाऊं, या फिर वो नक्सलवाद ख़त्म होगा। और नतीजा क्या रहा? और घुसपैठ में भी, घुसपैठ सिर्फ रोकना नहीं, घुसपैठियों को बाहर निकालना दोनों का। उसमें जिस तरीके का वक्त लगेगा, जितनी जटिलता आएंगी, उसके लिए जो कुछ भी चेक करना है वो मैं करूँगा। ठीक है। लेकिन ये 2 एजेंडा नज़र आता है। सर, कोई भी बड़ा नेता मतलब वो सिंबलाइज करता है किसी भी चीज़ को। हम लोग कई नेताओं का उदाहरण दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण देकर देंगे तो ठीक है भी, एक मॉडर्निटी भी झलकती है, फिर उसके अंदर उन्होंने हिंदुत्व को, परंपराओं को जिस तरीके से संवारा है, जो कुछ किया है, आप बता सकते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। अमित शाह को देखेंगे या अमित शाह को स्टडी किया जाएगा कुछ वक्त बाद, तो अमित शाह क्या सिंबलाइज करेंगे? नहीं, मुझे सरदार पटेल का एक जो है उनकी घटना याद आती है। निज़ाम हैदराबाद का आदमी आया था से मिलने के लिए, तो उन्होंने वीपी मेनन को बुलाया, कहा कि भाई इनके होटल में ठीक से रुकने का इंतज़ाम किया। बोले नहीं, इन्होंने कहा कि वो जामा मस्जिद के पास रुकेंगे, तो वहीं रुके हुए। तो जो आए थे सज्जन, उन्होंने कहा कि सरदार साहब, आपको इतिहास लिखने का काम करना चाहिए। सरदार पटेल ने उनकी ओर देखा, कहा हम इतिहास लिखते नहीं, इतिहास बनाते हैं। तो अमित शाह अब चूँकि गुजरात से भी है, तो वो भी मिलता है, गृह मंत्री भी है देश के, तो उसी तरह का काम कर रहे हैं जो इतिहास में याद किया जाएगा। मैं ऐसा नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है, छोटे मोटे काम उस तरह का नहीं है। और ये जो ओवैसी बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे ओवैसी को भूल गया, जब सीए का कानून आया था तब आप उनका भाषण संसद का सुन लीजिए कि अभी सीए आया है, फिर एनआरसी भी आएगा। बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी में उनको प्रधानमंत्री ने एक तरह से जो है कुर्बान कर दिया। 2020 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव था, रामलीला मैदान में कुछ दिन बाद रैली होनी थी, उसमें कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि अभी हमारे सामने एनआरसी का मुद्दा नहीं है। तो एक तरह से उनको अपनी बात से पीछे हटना पड़ा। लेकिन एनआरसी आएगा, अब इसका माहौल तो उनके विरोधियों ने तैयार कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन नहीं तय कर सकता कि नागरिकता किसी की। फिर एक छोटा सा बयान जो है कि पासपोर्ट आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो पूरे देश में हल्ला हो गया कि फिर भाई नागरिकता का प्रमाण क्या है? तो नागरिकता का प्रमाण तो एनआरसी से ही तय हो सकता है। तो एनआरसी का रास्ता तो आपने खोल दिया। और मुझे ये समझ में नहीं आता, जो लोग विरोध करते वो डराने की उसमें कहते हैं कि अमित शाह एनआरसी लाएंगे, जैसे कोई मतलब पाकिस्तानियों को बुला के बिठा देंगे। भाई एनआरसी दुनिया के तमाम देशों में है और किसी भी नागरिक के पास अपनी नागरिकता का प्रमाण होना ही चाहिए। और किसी भी देश को अगर आपको योजनाएं बनानी है, उनको लागू करना है, देश की सुरक्षा के बारे में चिंता करनी है, और हम तो दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका असली नागरिक है कौन। ओवैसी का शक सही है कि शक नहीं, वो शक क्यों है हमको ये नहीं समझ में आता, ये तो पक्का है। मतलब इसमें कोई ये ऐसा नहीं है कि ओवैसी ने जो है बहुत बड़ा अंदाजा लगा लिया, तीर मार लिया कि ऐसा करने वाले हैं, हमने पता लगा लिया या हमको अंदाजा लग गया है। ये तो नेचुरल जो है कोरोलरी है अभी तक जो हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, SIR आया, उसके बाद जो है ये एनआरसी आना ही है। अगर आपको घुसपैठियों को निकालना, कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी आपको मालूम नहीं कि हम घुसपैठिए हैं कि नहीं, तो हमको कैसे निकाल देंगे? तो जो लक्ष्य इन्होंने बताया कि उनका है, हाँ, उसके साथ जुड़ता ही है। उसके लिए जरूरी है, उसका पहला स्टेप है कि पहले मालूम हो कि कौन है नागरिक। आपकी नजर में अमित शाह की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है टिल डेट? नहीं, अचीवमेंट तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये एक भरोसा कि सरकार, मतलब सरकारें जो है रेटरिक बहुत, मतलब भाषणबाजी बहुत करती हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो उस तरह का काम नहीं करते। जो अचीवेबल है, जिसके बारे में उन्होंने सोच लिया है, तय कर लिया है, जिसके बारे में योजना बना ली है, हम वही काम करेंगे।
छोटा सा उदाहरण पहले भी शायद बोला होगा मैंने कि 2013 में उनको प्रभारी बनाया गया उत्तर प्रदेश का। पहली मीटिंग में गए उत्तर प्रदेश के सभी जो वरिष्ठ नेता थे, तो उसमें पूछना शुरू किया कि क्या स्थिति है 2014 में लोकसभा में क्या रहेगा। किसी ने कहा कि ये 3 सीट है, ये जीत जाएंगे हम, ये यहाँ जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी को कोई सीट नहीं जितानी है। आप लोग मुझे ये बताइए कि कौन बूथ कितने जिता सकता है। अब इस तरह की बात किसी ने कभी की ही नहीं थी। बीजेपी के लोगों को भी समझ में नहीं आया कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं। और एक लुटियंस दिल्ली के संपादक हैं, जब उनको नियुक्त किया गया, प्रभारी बनाया गया उत्तर प्रदेश का, है सर है नहीं लुटियंस दिल्ली तो उन्होंने लिखा कि अमित शाह को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया। उनको क्या मालूम, गुजरात के रहने वाले उत्तर प्रदेश उनको क्या समझ में आएगा। समझा दिया सबको। तो उसके बाद वो 1-1.5 महीने बाद किसी लंच में मिले। अमित शाह उनकी ओर देखा नहीं। 2 बार 3 बार उन्होंने कोशिश की कि ध्यान खींचे, फिर चले गए। कहा लगता है आप नाराज हैं। तो कहा आपको क्या लगता है, खुश होना चाहिए, ये कहा और चले गए। तो अमित शाह जो है वो जिसको कहते हैं ना हिंदी में बोलचाल की भाषा में लल्लो चप्पो करना किसी की, वो नहीं करते। सीधी बात, ये है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। हमने जो तय किया, आप उनके भाषण सुनिए, घुसपैठियों के बारे में जब भी बोलते हैं, एक एक को चुन चुन कर निकालूंगा। इस तरह की भाषा आपने किसी और गृह मंत्री के मुंह से नहीं सुनी होगी। तो उनके मन में ये लक्ष्य पहले से है, उसकी तैयारी चल रही थी। अब उनको लगता है कि उसका समय आ गया है। अब जो वो कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि कच्चे काम नहीं करते और हवाई फायर नहीं करते अमित शाह, ओवैसी जी ने कहा, तो मुझे लगता है बंगाल सबसे रीसेंट और सबसे बड़ा उदाहरण है। इस साल की शुरुआत तक ही हम ही में से कितने लोग जो हैं कहते थे कि नहीं ये हो जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी। जो बाद में लगने लगा चुनाव के आसपास बड़ा क्लियर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हाँ ये हो रहा है। और हम लोग कहते थे और व्यूअर्स ने अप्रिशिएट भी किया उस बात को कि इंडिया टीवी पर आप सब मेहमानों ने सबने इस बात को बार बार बताया कि हाँ ऐसा हो रहा है। लेकिन वो असल में कन्विक्शन तो एक आदमी की थी जहां से शुरुआत हुई, वो अमित शाह। बहुत अच्छा शब्द उपयोग किया आपने, कन्विक्शन। अमित शाह का नाम लेते ही एक ही शब्द याद आता है, दृढ़ संकल्प। और मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं अमित शाह के दौर के, प्रधानमंत्री को अगर 1 मिनट के लिए हम छोड़ भी दें, तो वैचारिकी को लेकर, अपनी विचारधारा को लेकर जितना कन्विक्शन अमित शाह में है और किसी में दिखाई नहीं देता है। सौरभ जी, मुझे लगता है कि विचार व्यक्ति को दृढ़ बनाता है, और अगर आप विचारों पर दृढ़ रहेंगे तो लोकप्रियता स्वयं आपके पास चल कर आएगी। क्योंकि वो जो आप शब्द उपयोग किया ना, लल्लो चप्पो, और सर ने किया शायद, तो लल्लो चप्पो आदि से आप दूर रहेंगे, आप काम करेंगे। और नो नॉनसेंस होम मिनिस्टर के तौर पर स्वयं को स्थापित कर लिया उन्होंने। आप लोगों ने उनके बड़े काम गिनाए, बहुत काम भी किए उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि 2 काम उनके जो हैं जिनको बहुत कायदे से रेखांकित करेगा इतिहास। एक तो 370 में, जैसा देवेंद्र जी ने बताया ना, कि वो अपने आप को दांव पर लगा देने की क्षमता, जिसको अंग्रेजी वाले लोग रिस्क टेकिंग कहते हैं, तो वो खुद, जैसे 370 पर कुछ लोगों ने मुझे बताया कि 370 पर जब बड़े लोगों की मीटिंग हो रही थी तो वहाँ भी एप्रीहेंशन था इस बात को लेकर। तो अमित शाह ने कहा कि अच्छा झेलना पड़ेगा तो मैं झेलने के लिए तैयार हूँ और मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तो एक तो 370, और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है उनके रिजीम में। 2016 से चल रहा था ये काम, लेकिन 16 में भी अमेंडमेंट हुआ, 17 में भी हुआ, बाद में भी हुआ। लेकिन बाद के दिनों में अमित शाह के गृह मंत्रालय संभालने के बाद जो FCRA में अमेंडमेंट्स हुए, उसने फॉरेन फंडिंग की लगभग कमर तोड़ दी है। शिक्षा के नाम पर पैसा आता था, वो धार्मिक शिक्षा में और मतांतरण में उपयोग होता था, खुलेआम होता था, इसको किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आप सिविल सोसाइटी को मजबूत करने के नाम पर पैसे आते थे, कि उसको सिविल सोसाइटी को मजबूत करने का मतलब ये नहीं कि आप सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करोगे। आप याद करिए जब CAA के खिलाफ, ये कौन सा मोहल्ला है यहाँ, एक
शाहीन बाग। शाहीन बाग में जब बड़े बड़े दिग्गज फिल्म स्टार डायरेक्टर सब बैठे थे, ऐसे ही हो रहे थे, कहीं तो फंड हो रहा था ना वो। इन सब पैसों की का जो स्रोत था, और तीसरा नक्सलवाद को, माओवाद, नक्सलवाद तो पहले ही खत्म हो गया था, जो माओवाद को खत्म किया अमित शाह ने, उसके पीछे भी इस FCRA पर लगाम और नकेल कसना एक बड़ा कारण है। इसको आप लेकिन 370 की लीग में रख रहे हैं इस काम को। बिल्कुल रख रहा उतना ही हूं। बड़ा काम उतना ही बड़ा काम है। क्यों? ये इसलिए कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर मैं ट्रंप के बयान पर बहुत भरोसा नहीं करता, लेकिन अभी हाल के दिनों में ममदानी ने जो 250 वर्ष पूरे होने पर स्पीच दिया उसको सुन लीजिए। ट्रंप ने जो स्पीच दिया है कि 200 करोड़ रुपया भारत में नरेंद्र मोदी को विस्थापित करने के लिए भेजे जाने थे USAID के माध्यम से, जो क्या डीप स्टेट या पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग। उसके पहले भी एक बार कहा था, जब चुनाव हुए थे, जब बीजेपी को 240 सीट आई थी, कि कितने हजार करोड़ भारत को भेजने की आवश्यकता नहीं थी। तो जो विदेशी फंड हमारे लोकतंत्र को कमजोर करके भारत की संप्रभुता को छीलने का प्रयास करती थी, वो सब समाप्त कर दिया। और इतिहास इन्हीं नुआंसेस को पकड़ता है सर। 370 तो बहुत बड़ा कदम है, लेकिन भारत की संप्रभुता को बचाए रखने का जो ये उपक्रम FCRA को टाइट करके, अब देखिए ना, ये अनायास थोड़े है कि जितने वो NGO वाले सारे, जो एक नया अखबार का नाम लिया ना, उसी इलाके में लुटियंस में जो तमाम तरह के NGO चलते थे, साउथ दिल्ली के आलिशान बंगलों में रहते थे, उन सब की अमित शाह से, उनको मुंह खोलते ही अमित शाह की आलोचना करें। क्यों? क्योंकि उनके धन के स्रोत को टक। ठीक है। तो ये दो काम जो है, जैसे ड्रग वगैरह का तो जो होगा अभी वो भविष्य के गर्भ में, उसको हम देखेंगे, लेकिन ये NGO संस्कृति के माध्यम से भारत को डिस्टेबलाइज करना और भारत की संप्रभुता को प्रभावित करने का जो काम हो रहा था, उसको भी अमित शाह ने रोका। इस मामले में मैं सरदार पटेल जी का जो एकीकरण का प्रकल्प था, और उन्होंने भारत को पुनर्स्थापित किया था एक तरीके से, इसको भी भारत की संप्रभुता को पुनर्स्थापित करने वाले गृह मंत्री के तौर पर देखता हूं। मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि इतने सारे काम, इतनी जिम्मेदारी जिस आदमी के पास हो, भाई प्रधानमंत्री तो सभी कुछ देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात अगर आप सोचें तो गृहमंत्री के तौर पर क्या क्या चीज़, किस किस चीज़ की खबर नहीं रखनी पड़ती, किस किस चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना पड़ता होगा, वो प्रायोरिटाइज कर लेना, वही अपने आप। और उसके बीच में फिर ये स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं जो आप टाइमलाइन के साथ देखते हैं कि मुझे नक्सलवाद पर इतना टाइम पर इतना, मुझे ड्रग्स पर इतना काम करना है, प्लस आपके पास अपनी पॉलिटिकल जिम्मेदारियां हैं, वो अलग हैं, ये तो देश के काम है। फिर आपको अपनी पार्टी के जो चुनावी काम करना है वो अलग है। दिन भर में सौरभ उनके पूरे शेड्यूल को उठा के देखें ना, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उनके दिन की शुरुआत हो जाती है और अगले दिन रात में 1 बजे 1:30 बजे तक चलता है उनका। तो पूरे शेड्यूल को उठाकर अगर आप देखें तो लगभग 17-18 घंटा जो मेहनत करते हैं, और उसमें जितनी वैरायटी ऑफ वर्क्स होता है ना, होना ही पड़ेगा। एक लोकल बॉडी का भी मामला कुछ आ जाएगा, एक विधानसभा का किसी विधायक का, पार्टी से रिलेटेड, फिर तुरंत से जटिल, सारी बैठ के बैक टू बैक रहती है, और उसमें स्विच तुरंत से करना है एकदम कि किस चीज़ को कब आपको स्विच कर लेना है। अभी हो सकता है कि किसी बहुत जटिल विषय पे बात कर रहे हो गृह मंत्रालय की, और उसके बाद पार्टी का कोई एकदम से वैसा कि 2 नेताओं की कुछ लड़ाई चल रही, कुछ चल रही, उसको भी सॉल्व करना होगा, जटिल हो गया तो उनको कूदना होता है। और आपको 370 के हिसाब से सौरभ एक दिलचस्प चीज़ आपको बताऊँ कि वाकई अगर 370 को देखें तो उससे बड़ा काम आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें लोकल लेवल पे भी प्रॉब्लम था, जम्मू कश्मीर में नेशनल लेवल पे भी प्रॉब्लम था कि एक तो हाउस में आपके पास आंकड़े नहीं थे, और दूसरा पॉलिटिक्स, जो कि देश में दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह के नैरेटिव खड़ा करते थे, और तीसरा इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी था। इन तीनों जटिलताओं के बावजूद सौरभ, जब पुलवामा वाला मामला हुआ था, तो पुलवामा मामले के बाद जब 7 हिल कैंप पे बीजेपी और मंत्रियों की कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर गृहमंत्री अमित शाह थे, अलग अलग लोगों से राय जब ली जा रही थी, तो इनकी राय उस समय थी कि हमें 370 खत्म कर देना चाहिए, जस्ट आफ्टर पुलवामा। और उसके पीछे उनका तर्क ये था कि अभी पूरी दुनिया को पता है कि हम बहुत गुस्से में हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, तो किसी की चू नहीं निकलेगी, ये सोच के कि हम अपने देश में अगर कोई काम कर जा रहे हैं तो यही बहुत है, हम पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक से बजाय ये कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन तब बाकी नेताओं ने उस पर सहमति नहीं दी। उसके बाद जब 19 में चुनाव हुआ, गृह मंत्री बने, और पहला दौरा कहाँ कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर में। और सौरभ, जब वो संघ में आए थे, तो संघ में आने का उनका जो पहला दिन था ना, पहली बार बचपन में, तो जो गेम खिलाया गया तो उसमें ये था कि सर्किल बना हुआ है, पाँव रखना था और बाकी लोग खींच रहे थे, और पाँव आपको जमाए रखना था। अगर आप उसके अंदर पाँव अपना रख लिए तो आप गेम जीत रहे हैं,
बाहर चला गया तो हार रहे हैं। ये अपना पाँव रखे रह गए थे और बाद में तब ये बताया गया, जो संघ के उनके प्रशिक्षण करने वाले थे, कि ये कश्मीर है, ये हमारा है, मतलब वैसे ही आपको पाँव अपना उसमें रखना है। तो संघ के पहले दिन के जो उनकी दीक्षा थी, इलेक्शन था, वो यही था। तो गृह मंत्री बनने के बाद जब वो जम्मू कश्मीर गए सौरभ, तो पहला काम उन्होंने ये किया था कि वहाँ के राज्यपाल से ये पूछा कि कश्मीर रीजन में ऐसे कितने पुलिस के अधिकारी हैं जिनकी निष्ठा संदिग्ध है और अलगाववाद के साथ जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि सिस्टम तो वैसा ही था। और वो लिस्ट जब सौरभ उनको दी गई थी, तो लिस्ट लेने के बाद 420 या कुछ इस तरह अलग अलग लेवल पे उनको उन्होंने कहा कि सबको उठा के कश्मीर रीजन में जम्मू रीजन में भेज दीजिए। गवर्नर एकदम पहुँच सके कि भाई कश्मीर रीजन में पुलिस अलगाववादियों के साथ रहती है, जम्मू रीजन तो अच्छा है, अगर इन ऐसे अधिकारियों को और ऐसे पुलिस वालों को वहाँ भेजेंगे तो वहाँ भी ये ख़राब कर देंगे माहौल, वहाँ डिस्टर्ब करेंगे। वो लौट के आए और जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली, उसके बाद उन्होंने पीएम से पूछा कि ऐसा ऐसा वो कह रहे हैं, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर पीएम ने पूछा गृहमंत्री अमित शाह से कि क्या अमित तुमने ऐसा कुछ कहा है? उन्होंने बोला कि हाँ हमने ऐसा कहा है। उन्होंने क्या मकसद है, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? उन्होंने कहा कि मैं एक बार अपना प्लान बना लूँ, मैं संतुष्ट हो जाऊँ, फिर आपको बताऊँगा। आप सिर्फ ये बोल दीजिए उनको कि जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाएँ। फिर उसके बाद कमांड गया उनको, उस काम को उन्होंने किया। उसके बाद फिर जब आपको ध्यान होगा कि फोर्स का डिप्लॉयमेंट वगैरह मूवमेंट शुरू हो गया था, अमरनाथ जो यात्रा चल रही थी, टूरिस्ट चल रहे थे, उनको ये बोला जा रहा था कि आप नज़दीक में पहुँच जाएँ। दोबारा फिर पीएम ने पूछा है और दोबारा भी इन्होंने ये कहा कि एक बार जब मेरे पास फाइनल प्रोग्राम आ जाए, प्लान आ जाए पूरा, फिर मैं आपके सामने रखूँगा। उसके बाद अगर आप ग्रीन सिग्नल देंगे तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे तो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जब तक मैं पूरी तरह से अपनी तैयारी को लेकर संतुष्ट ना हो जाऊँ, वो क्या रखूँ मैं। और हमें जो जानकारी मिली सोर्सेज से, उसमें एनएसए की तरफ से और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया था कि इतने इतने मूवमेंट के लिए आदेश दे रहे हैं। फिर उनको कमांड दे दिया गया कि जो ये कह रहे हैं आप लोग उसको कराइए। और उसके बाद फिर वो जो कहानी आगे बढ़ी ना, उन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो प्लानिंग इस तरीके से करते हैं, उनके दिमाग में कुछ भी यूं ही नहीं होता। जैसे अगर आप उनको कोई ये फ़ोन कर देना कि जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुरंत फ़ोन टक, डोंट वेस्ट माय टाइम, एकदम उनको इसमें रुचि ही नहीं है। आप जाके वहाँ पे उनकी खूब तारीफ कोई करना शुरू कर दे, उसमें उनकी रुचि नहीं है। और काम कर रहे हैं तो फिर दिन 24 घंटे का होता है कि 48 घंटे का, इससे मतलब नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों जी उस समय कश्मीर में थे जब 370, हाँ जी, मीटिंग सारे अधिकारियों को बुलाई थी, मतलब ये फैसला होने से कुछ दिन पहले गए थे। रात में 1:30 पौने 2 बजे तक मीटिंग चली। जनरल ढिल्लों ने कहा, एक इंटरव्यू में कहा उन्होंने, किताब में भी लिखा है अपने, कि 2:30 बजे फ़ोन आया कि गृह मंत्री जी बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने उठे और गए, तो कहा कि सुबह नाश्ते पे आ सकते हैं। तो रात को 2:30 मैं सोच रहा था कि अभी सोए नहीं है कह रहे सुबह नाश्ते पे आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल आ जाएंगे। तो उसके बाद फ़ोन रख दिया। फिर 2 मिनट बाद फ़ोन आया किसी का कि नाश्ते में आप क्या खाना चाहेंगे तो उन्होंने कहा भाई जो सब लोग खाएंगे वही हम भी खा लेंगे। तो उधर से जवाब आया आप अकेले हैं अच्छा। तो उसके बाद वहाँ नाश्ते पर 1:30 पौने 2 घंटे बात हुई। और उस समय जो है अमरनाथ यात्रा भी चल रही थी, तो अमरनाथ यात्रा के बहाने जो है फोर्स की तैनाती हो रही थी, हो गई। उसके बाद जो देवेंद्र जी कह रहे हैं उसी में जोड़ रहा हूँ कि फिर गए प्राइम मिनिस्टर के पास कि और बढ़ाना है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कितना भेजोगे? तो उन्होंने कहा मुझे भेजने दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भेजो। तो मतलब ये सारी तैयारी ये थी। 370 तो संसद से हटेगा, कश्मीर में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कश्मीर में कोई घटना हो जाती उसके बाद तो सारे ये धरे पर पानी फिर जाता है। नहीं, फिर वापस लौटने का तो रास्ता नहीं था, फिर तो फिर होना ही था। उसमें आपको एक मजेदार चीज़ बता दूं कि जब ये घटना का आकलन कर लिया गया था कि किस लेवल तक ये एस्केलेट हो सकता है, और उसमें जितना एक्सट्रीम आप सोच सकते हैं कुछ भी हो सकता उससे था, ज़्यादा एक्सट्रीम सोच लिया गया था। अच्छा। उसकी प्लानिंग हो गई थी और उसके लिए ऑलरेडी कमांड भी दे दिया गया था कि अगर इस तरह की स्थिति हो तो आपको क्या करना है। मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ना और एकदम एक्सट्रीम, मतलब अब बताने का उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, बट आप समझिए कि जो भी एक्सट्रीम आप सोच सकते हैं उससे ब्लड शेड भी होता तो हर चीज सोच ली गई थी। ये छोटी चीज है, इससे भी और आगे बढ़ के सोचिए आप। और उसके भी प्लानिंग हो गई थी और उसके लिए कमांड भी दिया जा चुका था कि उस समय कोई पैनिक ना हो किसी ऑफिसर के अंतर्गत कि क्या करना है, कैसे करना है, कमांड नहीं मिल रहा है, हम घबराहट में आ गए।
सारे डिज़ाइन तैयार करके उसके बाद ये काम किया। तो इस तरह से वो काम करते हैं। एक और इसी में छोटा उदाहरण आपको बताऊंगी, जब गिलानी का निधन हुआ था तो वहाँ से पाकिस्तान से मैसेज इंटरसेप्ट हुए तो उन लोगों ने ये बोला कि जिस प्रकार से बुरहान वानी का निकला था ना प्रोसेसन, वैसा करके माहौल ख़राब करना है पूरी तरीके से। वहाँ मस्जिदों से अनाउंसमेंट वगैरह भी होने लगे थे। इंटेलिजेंस ने ये जानकारी दी रात में, इन्होंने तुरंत डीजीपी को वहाँ मैसेज भेजा है कि रात ही अंतिम संस्कार होना चाहिए। बाद में स्थानीय लोग बहुत वहाँ पे दबाव बनाने लगे, परिवार के लोग, और परिवार के लोग तो फलां नहीं आए हैं, फलां हाँ, नहीं आए और हैं। स्थानीय लोग इस बात को लेकर दबाव बनाने लगे, फैमिली वाले भी कल तक आएंगे, वो बहाना वो टाइम ले रहे थे। तो लगभग 1 बजे के आसपास से 1:30 बजे के आसपास जो वहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी उन लोगों ने बताया था कि 1-1:30 बजे के आसपास वहाँ से फिर डीजीपी को बोला गया तो की बात कीजिए वहाँ पे दिल्ली में, एचएम साहब के निर्देश का तो ये पालन हो नहीं सकता। उन्होंने जब बताया कि ऐसे ऐसे है, माहौल यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, स्थानीय लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं और फैमिली भी आई नहीं है, तो आज तो नहीं हो पाएगा, कल या परसों ही जो ये कह रहे हैं वो करते हैं। एचएम का जवाब था कि मुझे तुम्हें कमांड देना था, मैं दे चुका हूँ, आज रात बोल दिया तो मतलब आज रात, और अगर कल सुबह तक ये नहीं हुआ तो मुझे कोई और डीजीपी रिपोर्ट करेगा, तुम नहीं करोगे, और अब मैं सोने जा रहा हूँ, दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। मतलब इतने क्लैरिटी के साथ कमांड देते उसी रात हैं। उनका बैरियर हो अगले 2 घंटा में सब कुछ हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। तो उस स्थिति को एसेस भी कर लेना बड़ी बात होती है कि आप देख पा रहे हो कि ये मामला कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है, अनावश्यक डरने की जरूरत नहीं। भाई ये तो देखिए कहने की बात नहीं है कि 26 में हम बैठे हैं तो पार्टी के तौर पर बीजेपी जो है 29 का चुनाव नहीं सोच रही होगी, जाहिर है सोच रही होगी। पॉलिटिकल में क्योंकि आप सबने बात हुई कि दूर का प्लानिंग करना और एक रोड मैप बना करके करना, बंगाल जैसा इलेक्शन डिलीवर करना, ये सब अमित शाह कर चुके हैं। क्या पॉलिटिकली क्या चुनौतियां हैं उनके सामने देश में, या लक्ष्य क्या है उनके लिए? मुझे एक क्यों देता हूं आपको, जैसे ये 5 राज्यों के चुनाव हुए तो एक राज्य जहां बंगाल के अलावा उन्होंने प्रचार किया जाकर के, तो वो केरल था। बाकी और कहीं ज्यादा मुझे नहीं याद कि उन्होंने फोकस किया, बंगाल और केरल। सौरभ जी, अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो मुझे लगता है कि अमित शाह के सामने या उनके एजेंडे में, जो मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके एजेंडे में पंजाब है। ओके। जिस प्रकार से पंजाब को लेकर गतिविधियां हो रही हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें रिपीट होते हुए दिख रही हैं कि असम में कांग्रेस का अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गया, वो हो सकता है मतलब कांग्रेस के पंजाब के बहुत सारे सीनियर लीडर भाजपा में शामिल हो जाए, अभी समय है चुनाव में, लेकिन बहुत सारी स्थितियां मुझे चुनाव को लेकर ऐसी लग रही है। और जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि शिरोमणि अकाली दल पहले बीजेपी को छोटा भाई ट्रीट करता था, छोटा बच्चा की तरह के भैया, अब बराबरी पे बात हो रही है। और अब तो स्थिति ये हो गई है पिछले 10-15 दिनों में कि कुछ लोग जो राजनीतिक विश्लेषक पंजाब पे नज़र रखते हैं, उनका मानना है कि शिरोमणि अकाली दल अब बीजेपी के सामने दूसरी भूमिका में जा रहा है। दोनों बात कर रहे हैं, दूसरी भूमिका में जा रहा है। ये कहाँ से पता चलेगा, लेकिन ऐसी संभावनाएं कुछ बन रही हैं। लेकिन एक मिनट सर, लेकिन होगा क्या, ये पक्का काम करने वाला जानता है। स्थानीय स्तर के नेताओं को, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि कश्मीर में भी स्थानीय जो लोग थे या जो उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी थी, कश्मीर में भी उनको लग रहा था कि अगर 370 हटेगा तो कुछ होगा, लेकिन गृह मंत्री का आकलन कुछ अलग था। अभी भी पंजाब के अंदर जो वहाँ के नेता हैं स्थानीय, उनको कुछ लग रहा है कि शिरोमणि अकाली दल के आने से हमें फायदा होगा। गृह मंत्री का क्या प्लान है, वो जब एक बार पक्का हो जाएगा, जब वो मोदी को पक्का करके बताते हैं तो हम लोगों को कहां से पता चलेगा। ये आप नहीं, मोदी जी को 3 बार कहने के बाद, जैसा देवेंद्र जी बता रहे हैं कि अभी रुकिए, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री की भी प्रशंसा इसलिए की जानी चाहिए कि एक व्यक्ति जो डिलीवर कर रहा है उसमें इतना फेथ। बिल्कुल सही बात है। मतलब जब तक नेतृत्व का आपको की बैकिंग नहीं मिलेगी, आपको, आप ठीक है, आप में सारी काबिलियत है, आप चीज़ों को देख लेते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत मेहनती हैं आप, लेकिन जिस पॉलिटिकल कैपिटल पर आप खड़े हैं उसकी बैकिंग तो चाहिए। तो मुझे लगता है कि दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ विश्वास भी काम कर रहा है प्रधानमंत्री का। अमित शाह की सफलता का एक कारण ये भी है। जी सर, अब आप अगला लक्ष्य पंजाब आपने बताया। मुझे लगता है कह रहे हैं कि पंजाब में बीजेपी की एक भी सीट ना आए, अकाली दल से समझौता नहीं होगा। ये क्लियर है। कुछ साल पहले की बात है जब प्रकाश सिंह बादल जिंदा थे, किसी गुरुद्वारे में गए थे
वहाँ कोई मिला, अमित शाह गए थे, चलने लगे तो हाथ जोड़ के आया, आंखों में आंसू थे। कौन था ये बताना ठीक नहीं है। कहा कि हम लोगों की हालत बहुत ख़राब है, पैसा पहले भी जाता था, अब सुखबीर गर्दन पकड़ के पैसा लेते हैं। तो उनका ठीक है। घर आके फ़ोन किया प्रकाश सिंह बादल को कि बादल साहब कब आ सकते हैं आप दिल्ली। उनका बेटा जब कहो आ जाएंगे। आए अगले दिन, अपनी बेटी के यहाँ रुके और कहा कि हम आ गए हैं, आ जाओ। कहा नहीं, आप मेरे घर आइए, आपकी पसंद का खाना बनवाया है। वहाँ बताया। प्रकाश सिंह बादल ने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुमको जो करना हो करो। अकाली दल का ये हाल अगर है तो केवल सुखबीर बादल के कारण। और बीजेपी सुखबीर बादल के साथ अगर गई तो आप समझ लीजिए कि कितने कैंडिडेट्स की जमानत बचेगी, ये गिनना पड़ेगा। तो सुखबीर बादल या अकाली दल के साथ तो किसी भी हालत में नहीं जाने वाले। तो बीजेपी का पक्का प्लान, मतलब पक्का काम क्या है पंजाब? अकेले लड़ेगी, जो उसको लगेगा कि साथ आ सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, उनको लेगी। और बीजेपी का जो लक्ष्य है, जो पहले भी मैंने कहा था कि जो शहरी हिंदू और शहरी सिख हैं, वो उनका समर्थन, साथ में जो है ये एक नैरेटिव बनाना कि हम इस बार गांव में भी अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बीजेपी को ये मालूम है, जो असेसमेंट है, कि ये नहीं है कि हमारा पूर्ण बहुमत आने जा रहा है, लेकिन हमारे बिना कोई सरकार न बने। मैक्सिमम लक्ष्य जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए तो सबसे अच्छी बात है। यहां तक भी सोच रही होगी बीजेपी? बिल्कुल सोच है सिंगल लार्जेस्ट कि पार्टी 35 से 45 सीटों के बीच में हम अगर पूरी ताकत लगाएं तो आ सकती है। आएगी नहीं आएगी वो तो उस समय की बात है, लेकिन लक्ष्य इस समय ये है। और ठीक कहा आनंद जी ने, इस समय प्रायोरिटी पर अगर है बीजेपी के कुछ तो पंजाब है। पंजाब केवल ये नहीं है कि एक और राज्य में सरकार बन जाएगी। पंजाब नेशनल सिक्योरिटी का बहुत सवाल है। स्पेशल स्टेट है सर, सारे बॉर्डर स्टेट, सारे बॉर्डर स्टेट, इसलिए आप देखिए, बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आसाम, ये सब हो गया, सिर्फ पंजाब बचा है। वेस्ट पूरा कवर्ड ही है। और बॉर्डर भी तो अभी बिल्कुल खास उस पर है, उनकी प्रायोरिटी पर जैसे है। कल ही सौरभ, बृहस्पतिवार को वो जो सीमांत पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस, उनके वहाँ के पुलिस अधीक्षकों को बुलाया गया है। ये सम्मेलन पहले भी होता था, गृहमंत्री अमित शाह के आने से पहले भी होता था, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह जब बने उसके बाद उन्होंने इसका डायमेंशन जहाँ किया है। पहले सिर्फ क्राइम को लेकर सामान्य एक रस्मी अदा के तौर पे बातचीत हो जाती थी, अब ड्रग्स, घुसपैठ, ड्रोन, आपस में कोऑर्डिनेशन आपको कैसे करना है, अलग अलग, क्योंकि फोर्सेज होते हैं उसमें, लोकल पुलिस भी हो रही है, स्टेट पुलिस है, उसके अलावा वो सेंट्रल फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, तो उसमें आपका कोऑर्डिनेशन किस प्रकार का होना चाहिए, स्थानीय प्रशासन किस प्रकार का होना चाहिए, उसका पूरा एक मैकेनिज्म इन्होंने अपने दौर में डेवलप कर दिया है। और उसमें हर तरफ, जैसे भारत नेपाल सीमा पर अभी उनका बहुत ज़्यादा फोकस है, बांग्लादेश और इधर वाले, उस पर लगातार काम हो रहा है। वो जो आप खबर आई थी ना, आपने बताया डिटेल में कि सारे अनवेरिफाइड स्ट्रक्चर्स जो हैं, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, उस पर जो फोकस है उसमें यही है कि कहाँ से पैसे आ रहा है, उसके अलावा कितने पैसे वहाँ से आ रहा है, किन किन के पास आए, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं, इनके बैंक अकाउंट जाँच कीजिए, इनमें क्या कोई बहुत पैसा आया है क्या, फिर कोई बहुत विदेश गया है क्या, इधर से विदेश, मतलब इस तरह के देशों में, इन सारी चीज़ों की बहुत गहनता से पड़ताल कराना। उसमें एक बिहार में जब वो गए थे ना, तो जब उन्होंने ये टास्क दिया, और वो गुपचुप के तरीके से, किसी को हवा भी नहीं लगा था, तो वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर ने, अच्छा सीएम वगैरह सब थे वहाँ, एक पुलिस ऑफिसर, यंग पुलिस ऑफिसर, थोड़ा लेफ्टिस्ट माइंडसेट के भी रहे होंगे, उन्होंने थोड़ा तर्क के हिसाब से ये कहा कि सर लेकिन इसमें तो एक ही संप्रदाय के लोग हैं, ये कैसे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तुम संप्रदाय देख क्यों रहे हो, संप्रदाय के बारे में मैंने किसे कहा, मैंने तो तुमको ये टारगेट दिया कि इस तरह से जो भी अवैध चीज़ें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, वो कोई भी हो सकता है, उसकी आस्था इसमें कहाँ से आ गई। उसके बाद थोड़ा चुप हुआ, तुरंत फिर उन्होंने सीएम से ये कहा कि, और डीजीपी वगैरह सब थे, कि अगर इनको ये बात समझ में आ जाए तो ये ठीक है, वरना इनके मन अनुकूल जगह इनको भेज दीजिए और दूसरा अधिकारी जो कि इस काम को समझ सके उसको भेज दीजिए। अच्छा। और वो फिर ग्राउंड पे काम आया, और वो कहीं ना सोशल मीडिया पे आया, ना कहीं रिपोर्ट हुआ, ना कहीं, और वो ऐसी चीज़ हुई है कि जब डाटा ही सुनिएगा तो लगेगा कि अरे इतना सब कुछ हो रहा है। तो एक्शन करना किस तरीके से करना, पॉलिटिकली देखिए तो बंगाल में एक चुनाव में लगे हुए पार्टी संगठन के एक व्यक्ति ने उनसे कहा था, बोले तुझे क्या है, कैसा चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि 100-110 सीट तक आ रही है।
बोला जिस दिन तुम लोग जितने लगे हो, तुम लोगों को ये समझ में आना शुरू हो जाए कि ममता बनर्जी के वायलेंस के खिलाफ, उनके तंत्र के खिलाफ 100-110 तक तुम लोग रोक पाओगे, तो समझ लो 200 पार उसी के बाद हो रही है। और उन्होंने कहा कि आज ये हमें लग रहा है, बोला था 200 पार के लिए निश्चिंत रहो। अगर तुम्हें 100 लग रहा है तो अगर 200 तुम्हें 100 लग रहा है तो 200। छत्तीसगढ़ में गए थे, छत्तीसगढ़ के सारे बीजेपी के नेताओं को कह रहे हैं कि आप सब लोग मान के बैठे हैं कि हार रहे हैं, तो वो लोग कह रहे थे कि हाँ हम लोग स्थिति खराब है, बोले लेकिन आप लोग जीत रहे हैं। सरकार आपकी बन रही है। लक्ष्य क्या आपको लगता है उनका? पॉलिटिकल लक्ष्य तो निश्चित तौर पे विधानसभा के हिसाब से आप कहें तो पंजाब एक बड़ा टारगेट, और पंजाब उसी हिसाब से कि एक सीमाई राज्य है, लेकिन उसको इमोशन के साथ हैंडल करना है। और कुछ चीज़ें चुनाव से पहले होंगी, कुछ चीज़ें चुनाव के बाद भी उसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी हो सकती है। जैसे एक चीज़ उनके केस में सौरभ देखें कि विचारधारा और राष्ट्रीयता, इससे ज़ीरो कंप्रोमाइज़ होता है, और इनके अच्छे टारगेट के लिए किसी और चीज़ से कंप्रोमाइज़ हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे ना कि अमित शाह ये तोड़फोड़ की राजनीति कराते हैं, ये कराते हैं, तो उनको ये पता है कि अगर आपको बड़ा टारगेट हासिल करना है, पवित्र टारगेट हासिल करना है, जो कि विचारधारा के लिहाज से ज़रूरी हो या राष्ट्रीयता के लिहाज से ज़रूरी हो, उन दोनों के लिए आपको ये कंप्रोमाइज़ अगर करना है तो आप उसको कीजिए, ना कि ये कि बाउंड्री के बाहर बैठे रहिए और बस सिर्फ भाषण देते रहिए। तो एक्शन में ज़्यादा यकीन करते हैं कि आप डिलीवर करें, रिजल्ट लेकर आए, रिजल्ट आना। जैसे धारा 370 का उद्देश्य कितना पवित्र था, लेकिन उसमें आप कहिए कि आपने उस सांसद को तोड़ लिया, उसको कर लिया। बातों को सुन के ये लग रहा है कि तमाम लोग कह रहे हैं डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण, कहीं एनआरसी तो नहीं आ रहा है इस बार। मतलब सब किसी और लक्ष्य पे दौड़ते रहो, सब 100 के पीछे दौड़ो, बंदा तो 200 के चक्कर में है। एनआरसी के लिए तो इतना सब कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। वो सब तो वो तो इनफैक्ट जो पहले जो कानून है, करना चाहे तो सरकार, पहले जो कानून है उसी पे हो जाएगा। हाँ, उसी उसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप नोटिफिकेशन नया निकाल देंगे। आपने हम सबके मन में डाल दी बात। अब पता नहीं, मतलब नहीं, मैं तो बड़े विपक्ष के बड़े बड़े नेता को सुन रहा हूँ ना कि अमित शाह कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, इसीलिए पार्टियों में हलचल मची है। मुझे लगता है अगर बड़ा करना है तो मतलब भाई हमको भी लगता है ना सौरभ जी कि हम भारत के नागरिक हैं, इसका एक प्रमाण पत्र हो जाए भाई हमारे पास। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे तो मैं आपत्ति करने वालों से मुझे लगता है उनकी सोच पे तरस आता है कि अगर हम भारत के नागरिक हैं और हमारे पास भारत के गणराज्य का एक बढ़िया एम्बलम लगा हुआ चमचमाता सर्टिफिकेट हो कि अनंत विजय सन ऑफ फलाना फलाना, ये यहाँ के रहने वाले हो, ये भारत के नागरिक हैं, कितना अच्छा लगेगा सर बताओ। अब पता नहीं कोई पासपोर्ट एक किसी को नहीं मिला कलकत्ता में, तो ऐसा हवा हो गया लगा जैसे कि पता नहीं हो गया रिन्यूअल उनके पासपोर्ट ये लेकिन आपका वाला काम, वो आपका सर्टिफिकेट बनवाने वाला तो लिस्ट में तो ऐड हो गया ये। तो मैं वही कह रहा हूँ, अच्छा लगता है कुछ चीजें, कुछ जैसे अमित शाह कहते हैं ना, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, डिलीट, डिपोर्ट, और अब है डिलीवर। ओके, मुझे जो लग रहा है ये चौथा डी अब जुड़ने जा रहा है। ठीक है सर, देखते हैं। अब तो खैर वो काम का समय आ ही गया है, सामने मानसून सेशन खड़ा ही है, क्या क्या काम होते हैं उसके अंदर। सर एक चीज और बोलता हूँ, हाँ सर, ये सेशन वेशन के हिसाब से काम नहीं करते वो कि मानसून तो सेशन भी अपना जब मर्जी बुलाओ। मतलब नहीं अपना नहीं, ये इतना शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेलता वो आदमी। अच्छा चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आनंद जी, देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका।